शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर को इन वीडियो लेक्चर्स में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी साइंस की बुक में से पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने का मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखोगे, मतलब लेक्चर 1 फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इंक्लूडेड इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको यह बोला जा रहा है कि प्रूव करो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ही इंक्लूडेड है। इसी बात को आपने साबित करना है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसे द अल्टीमेट लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो जो चीज़ बोलता है उसी बात को न्यूटन के सेकंड लॉ से भी प्रूव किया जा सकता है और वही हमने इस क्वेश्चन में करना है। पहले आपको ना न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते। और सही बात है, आपके रूम में देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रेस्ट पे हैं। अब जब तक आप उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाओ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो वाला ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और इसी बात को ना हम न्यूटन के सेकंड लॉ से भी प्रूव कर देंगे। चलो आंसर पे आते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ये था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहां से बना हुआ है? न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट से बना हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ना हमने प्रूव भी किया था कि न्यूटन के सेकंड लॉ से कैसे ये वाला फॉर्मूला बना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ये न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म ही है। अब देखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक ऑब्जेक्ट आप ले लो जिसके ऊपर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है। एक ऑब्जेक्ट है, पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई। अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है। तो पुट फोर्स इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मूला के अंदर F की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट करेंगे? अरे भाई हमने फोर्स ही नहीं लगाई। अगर फोर्स नहीं लगाई तो कितनी फोर्स लगाई है? 0 फोर्स लगाई है। तो आप F की जगह पे 0 लिख दो, M इंटू ए का M इंटू वही रहेगा। अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है ना, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो। तो या तो मास की वैल्यू 0 होगी या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। तभी अगले स्टेप में हमने लिखा है ईदर m इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0। या तो मास की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे बड़े साइज का हो चाहे छोटे साइज का हो, उसका मास कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास जीरो हो ही नहीं सकता। हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। तभी हमने लिखा है बट मास कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब जरूर एक्सेलरेशन की वैल्यू ही जीरो होगी। तो यहां से हम इस पे पहुंच गए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। इतना पार्ट आया समझ में? दोबारा से देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाई। अगर आपने फोर्स नहीं लगाई तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? जीरो है। फोर्स तो लगाई नहीं है, तो फोर्स की जगह पे जीरो पुट कर दो। एम इंटू ए का एम इंटू ए ही रहेगा। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो हो, तभी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ सकता है। तो या तो m की वैल्यू जीरो होगी या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। या तो m की वैल्यू जीरो होगी या फिर a की वैल्यू जीरो होगी। अब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास जीरो, तो मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो ही नहीं सकता। तभी अगले स्टेप में हमने लिखा है बट मास कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर मास जीरो नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को ही जीरो होना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करते हैं a की जगह पे। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और a की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो a की वैल्यू के आगे जीरो लिखा। ये वाला t इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, तो सिर्फ v माइनस यू रह जाएगा। v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस यू राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस यू बन जाएगा। अब u रिप्रेजेंट करता था इनिशियल वेलोसिटी को और v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। तो अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो फिर होगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर फोर्स जीरो है, आप फोर्स नहीं लगा रहे, तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो पहले की वेलोसिटी है बाद में भी वेलोसिटी वही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही होगी। मतलब अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, सपोज u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, तो v की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करते तो जिस वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी पे वो मूव करता ही रहेगा। क्लियर हुआ? और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है। अगर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब मोशन की डायरेक्शन भी सेम ही रहने वाली है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी रहने वाली है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। लास्ट में फिर आप ये लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इट मींस दैट velocity will not change if no external force is applied on an object. वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो। क्लियर हुआ? दोबारा से समझो, हमने प्रूव करना था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो अब यहां से स्टार्ट करोगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला जो फॉर्मूला है वो न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। न्यूटन के जो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है ना, उसी से हमने इस वाले फॉर्मूला को बनाया हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूव भी किया था न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करके कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो कि इसका मतलब है कि आप न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज कर रहे हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से ही बना हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाई, तभी F की वैल्यू जीरो है।
तो f की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू m इंटू ए आ जाता है। दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो। तो या तो मास की वैल्यू 0 होगी या फिर एक्सलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास 0 हो। आपके घर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, चाहे छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे किलोग्राम के अंदर हो, चाहे ग्राम्स के अंदर हो, चाहे मिलीग्राम्स के अंदर हो। जितना मर्जी छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसका कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं जिसका मास 0 हो जाए। इसलिए हमने लिखा है बट मास कैन नेवर बी इक्वल टू 0। मास तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन को ही 0 होना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे और उसे 0 के इक्वल पुट कर दोगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये t डिनोमिनेटर में है, इस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 0। माइनस यू को इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का u बन जाएगा। तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब यही बनता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाते। क्लियर हुआ? तो बस लास्ट में आपने ये लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इट मींस दैट velocity will not change if no external force is applied on the object। velocity change नहीं होगी अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। क्लियर हुआ? बस लास्ट में लिख देना hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। न्यूटन के जो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है ना, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। Newton's third law states that action and reaction are always equal and opposite। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन दोनों हमेशा ही इक्वल होती है, बराबर होती है। और ऑपोजिट होने का मतलब है कि बस उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, कि फोर्स ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, फोर्स ऑफ रिएक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। चलो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन भाई साहब को देख रहे हो, ये जो सामने दीवार है ना, दीवार को इन्होंने जोर से पंच मारा। तो भाई साहब ने जब दीवार को ऐसे पंच मारा तो इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया है उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन। अब जब ये दीवार को जोर से ऐसे हिट करेंगे तो इनके खुद के हाथ पे भी तो चोट लगेगी। तो जब इन्होंने वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, वॉल ने भी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स इनके हाथों के ऊपर अप्लाई किया है। इन भाई साहब ने जब हिट किया तो भाई साहब ने जो फोर्स अप्लाई किया है उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन। एग्जैक्टली उसी समय जितनी फोर्स इन्होंने लगाई थी ना, दीवार ने भी वापस इनके हाथ के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई किया है, उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ एक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन ये दोनों फोर्सेस बराबर होती है। आप अगर दीवार को ऐसे हिट करोगे तो जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपके हाथों के ऊपर भी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लग रही है, बस दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे, रिटर्न में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देता हूं। इन भाई साहब ने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करके घर पे बुलाया, सोफे पे बिठाया, उसके बाद शरबत पिलाया। शरबत पिलाने के बाद ये वाले भाई साहब अपने फ्रेंड को बोलते हैं लेट अस डू अ फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। इनका फ्रेंड बोलता है नहीं 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 नहीं। ये भाई साहब बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। तो चलो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अपने दोस्त की आंखों के ऊपर ना, अपने बेस्ट फ्रेंड की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद अपने राइट हैंड से ना जोर से उसके प्यारे प्यारे गालों के ऊपर एक थप्पड़ लगाते हैं। तो जैसे ही उसको थप्पड़ लगता है वो फटाफट से पट्टी उतारता है और गुस्सा करना शुरू करता है। पर ये भाई साहब बोलते हैं रुक एक सेकंड, मुझे मारने से पहले बात तो सुन ले मेरी। ये भाई साहब फिर बोलते हैं तूने न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं देखा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैंने अपने गंदे गंदे हाथों से तेरे प्यारे प्यारे गालों के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई की है, तेरे प्यारे प्यारे गालों ने मेरे गंदे गंदे हाथों के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई कर दी है।
जो मैंने फोर्स अप्लाई करी उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन, जो तूने फोर्स अप्लाई करी उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। भाई साहब ने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा था, तो इन्होंने अपने हाथ से उसके गाल के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई किया है ना, वो है फोर्स ऑफ एक्शन। एग्जैक्टली उसी समय उनके गालों ने भी इनके हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन जो पेन है ना वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि गालों की जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होती हैं और हाथ की जो मसल्स होती हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो फोर्स बराबर लग रही है, लेकिन जो पेन है वो बराबर नहीं होगा। इनके फ्रैंक के गालों के ऊपर जोर से इन्होंने हिट कर दिया तो उससे ज्यादा पेन होगा, क्योंकि गालों के जो मसल्स हैं इतने ज्यादा स्ट्रांग थोड़ी होते हैं। आप जिम जाके गालों की एक्सरसाइज थोड़ी करते हो कहीं पे, लेकिन जो हाथों के मसल्स होते हैं वो गालों के मसल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर हुआ? इसी वजह से जब हिट करते होते हैं ना तो फोर्स तो बराबर लगती है, लेकिन पेन बराबर नहीं होता, क्योंकि उतनी फोर्स, क्योंकि ये गालों के केस में तो मसल्स की जो डेंसिटी है वो अलग अलग हो जाती है ना, इसलिए गालों पे पेन ज्यादा होता है, हाथ पे पेन कम होता है। इस केस में भी जब ये जोर से ऐसे हिट करेंगे ना तो इनके हाथ के ऊपर ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि उतनी फोर्स हाथ को डैमेज करने के लिए काफी है, लेकिन उतनी फोर्स दीवार को तोड़ने के लिए या दीवार को डैमेज करने के लिए काफी नहीं है। क्लियर हुआ? अगले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखो, ये वाले जो भाई साहब हैं इनके पास एक छोटी सी बोट है। अब ये बोट के किनारे पे जाके खड़े हो गए हैं और ये जोर से जंप लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब ये भाई साहब जंप लगाएंगे ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो भाई साहब की बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और ये जो बोट है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ही होता है। जब ये भाई साहब जंप करते हैं तो जंप करते समय ना ये नीचे वाली बोट को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये वाले भाई साहब नीचे वाली बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो बोट इनकी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। बोट ने इनकी बॉडी के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, और इन्होंने बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करी थी उसी की वजह से जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। आपने देखा भी होगा, एक ना चेयर रख दो रूम के अंदर, चेयर के ऊपर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो खड़ा हो जा, उसके बाद उसे बोलो आगे की तरफ जंप लगा। तो जब आपका बेस्ट फ्रेंड आगे की तरफ जंप लगाएगा ना, चेयर पीछे की तरफ जाएगी। और अगर आप बोट में अपने बेस्ट फ्रेंड को खड़ा कर देते हो फिर वो जंप लगाता है तो वो आगे की तरफ जाएगा, बोट पीछे की तरफ जाएगी। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ही हो रहा है। जंप करते समय ये वाले जो भाई साहब हैं वो नीचे वाली बोट को पुश करेंगे। जब भी हमने जंप करना होता है ना तो हम नीचे वाले सरफेस को पुश करते होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। भाई साहब ने बोट को पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से बोट पीछे जा रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है अगर आप बोट को पुश करोगे तो बोट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। तो बोट ने इनकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से ही आगे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। जो बर्ड्स की फ्लाइट है ना वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। देखो, बर्ड्स जब फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ने की जब कोशिश करते हैं या उड़ रहे होते हैं या जब उड़ना स्टार्ट करते होते हैं, तो वो अपने विंग्स से जो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स है ना उन्हें पुश करते हैं। तो बर्ड्स अपने विंग्स को यूज करके एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर बर्ड्स एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स भी बर्ड्स की बॉडी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फोर्स की वजह से जो बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी को कैरी करके मूव कर पाते हैं। समझ आया? जब बर्ड्स होते हैं वो अपने विंग्स को यूज करके एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स को वो जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स बर्ड्स की बॉडी को उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ? यहां पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। जो स्विमिंग एक्शन है ना वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। इन भाई साहब को देख रहे हो, ये स्विम कर रहे हैं। स्विम करते समय ये जो स्विमर होता है वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। वाटर को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वाटर इनकी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी आगे की तरफ जा पाती है। देखो, ऐसे ऐसे किए बिना स्विम नहीं कर पाओगे ना। ये वाले भाई साहब जब स्विम कर रहे हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये वाले भाई साहब वाटर को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन।
अगर ये वॉकर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वॉकर इनकी बॉडी को ऑपोजिट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर पाएगी। तो जो स्विमिंग एक्शन है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। ये वाले भाई साहब अपनी जो बोट चला रहे हैं यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा है। ये देखो, ये इनके पास ना रो है, ये वाला जो पीस होता है ना वुड का, इसे रो कहते हैं। इससे ये वॉकर को जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे इनकी बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये रो को यूज करके वॉकर को अगर ऐसे आगे की तरफ इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो वॉकर इनकी बोट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इनकी बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। आप वॉकर के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे। अगर आपने आगे की तरफ जाना है तो आप वॉकर को ऐसे पीछे की तरफ पुश करोगे, और अगर आपने पीछे की तरफ जाना है तो आप ऐसे वॉकर को ऐसे आगे की तरफ पुश करोगे। जिस डायरेक्शन में आप वॉकर को पुश करोगे ना, आपको वॉकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा और उस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर पाएगी। तो ये जो बोट की मूवमेंट होती है या ये जो स्विमिंग एक्शन है वो भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये देखो, ये बड़ा सिंपल है। हमने बैलून के अंदर ना काफी ज्यादा हवा भर दी है। अब आप बस क्या करते हो, बैलून को यहां से ना छोड़ देते हो। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले एयर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। जिस डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ना, जो बैलून है बैलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। बैलून के अंदर आप हवा भर के छोड़ दो, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो बैलून ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो इसलिए बैलून के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अब एयर बाहर की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो बैलून की वॉल्स है ना ये इलास्टिक होती हैं, ये अंदर वाली एयर को पुश कर रही हैं। तो ये जो बैलून की आउटर वॉल्स हैं इन्होंने एयर को पुश किया, एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से अगर बैलून एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स भी बैलून के सरफेस को पुश करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो एयर मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एयर मॉलिक्यूल्स जब बैलून को पुश करते हैं तो बैलून उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये देखो, ये हमारे पास ना एक छोटा सा टैंक है। टैंक को हमने ऐसे रोलर के ऊपर रख लिया है। अब जब आप टैंक में से गोले को फायर करोगे ना, तो ये वाला जो गोला है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टैंक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा है। टैंक ने जब फायर किया तो इस बड़े से गोले के ऊपर टैंक ने फोर्स अप्लाई किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये गोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये भी टैंक की बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से टैंक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये नीचे हमने रोलर इसलिए रखा है क्योंकि टैंक का मास काफी ज्यादा होता है ना। अगर ये नीचे वाला रोलर हटा देंगे, टैंक को ऐसे जमीन पे ही रखेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से टैंक ज्यादा पीछे की तरफ जा नहीं पाएगा, हल्का सा ही पीछे की तरफ जर्क लगेगा इसको। लेकिन रोलर के ऊपर जब रखेंगे तब कंसिडरेबल मूवमेंट होगी, तब हम ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि टैंक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब जब फायर करेंगे ना, ये गोला आगे की तरफ जाएगा, टैंक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर ना एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने समझना है। जब भी दो चीजें टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई करती हैं। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। जब भी दो चीजें टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई करती हैं। ये वाले भाई साहब जब दीवार को पुश करते हैं, हिट करते हैं, जोर से पुश नहीं करना, जोर से ऐसे पंच मारना है, हिट करना है, तो भाई साहब ने दीवार के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई की है, दीवार ने भी भाई साहब के ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई की है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब भी दो चीजें टकराएंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई करेंगी। अब बताओ, इधर से कार आ रही है, इधर से बड़े साइज का ट्रक आ रहा है, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, तो किसने ज्यादा फोर्स अप्लाई की है? इधर से कार आ रही थी, इधर से ट्रक आ रहा था, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, किसने ज्यादा फोर्स अप्लाई की है? तो इसका आंसर है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई की है। कार का साइज छोटा है, ट्रक का साइज बड़ा है, वो मैटर नहीं करता। जब भी दो चीजें आपस में टकराती है ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जो डैमेज है ना, वो सेम नहीं होगा। देखो, जब यहाँ पे कोलिजन होगी
तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन जो डैमेज है वो बराबर नहीं होगा। डैमेज कार के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि उतनी फोर्स कार को तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन उतनी फोर्स ट्रक को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी नहीं है। क्लियर हुआ? तो जब भी आपस में कोलिजन होता है ना, कहीं पर भी किसी भी दो चीजों के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई की है, लेकिन जो डैमेज है वो बराबर नहीं होता क्योंकि उतनी फोर्स एक व्हीकल को तोड़ने के लिए, जो कमजोर व्हीकल होता है उसे तोड़ने के लिए काफी होती है, और उतनी फोर्स बड़े साइज के व्हीकल को तोड़ने के लिए काफी नहीं होती। अगर इधर से कार आ रही है और इधर से ट्रक की बजाय ट्रेन आ रही है, तो अगर कोलिजन होगी तो कार का तो कुछ बचेगा नहीं और ट्रेन का कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उतनी फोर्स बराबर लगेगी। उतनी फोर्स कार को तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन उतनी फोर्स इतनी बड़ी जो ट्रेन होती है उसे तोड़ने के लिए काफी नहीं है। क्लियर हुआ? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जब भी कहीं पे कोलिजन होगा ना, दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। इन भाई साहब ने अपने बेस्ट फ्रेंड को जब थप्पड़ मारा था तो वहां पर भी सेम फोर्स लग रही है। इन्होंने अपने हाथ से अपने फ्रेंड के गालों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है, इनके फ्रेंड के प्यारे प्यारे गालों ने भी इनके हाथ के ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई कर दी है, लेकिन पेन बराबर नहीं होता क्योंकि गालों के जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो डेलिकेट होते हैं, तभी वहां पे पेन ज्यादा होता है। और हाथ के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, तभी यहां पे पेन कम होता है। समझ आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ गन इज फायर्ड व्हाई डज इट रिकॉइल? ये वाला क्वेश्चन भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो जो गन है वो रिकॉइल क्यों करती है? रिकॉइल करने का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। आप अपने हाथ में ना चाहे छोटे साइज के गन को रखो, चाहे ऐसे फुल साइज बड़े साइज के गन को रखो, जैसे ही फायर करेंगे ना तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती होती है और गन रिकॉइल करती होती है, मतलब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती होती है। एक पीछे की तरफ झटका लगता होता है। वो जो पीछे की तरफ झटका लग रहा है ना, मतलब गन की जो रिकॉइलिंग है, जो गन की बैकवर्ड मूवमेंट है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से हो रही है। देखो, इनिशियली हमेशा इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करना होता है जब आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे। शुरुआत में ये वाली जो बुलेट है वो गन के अंदर थी, और ये वाली जो बुलेट है जब ये गन के अंदर थी तो रुकी हुई थी ना, तो बुलेट रेस्ट पे थी, और ये वाली जो गन है गन भी रेस्ट पे थी। अब जैसे ही फायर किया तो गन बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है गन बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो गन ने बुलेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स की वजह से बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। पर न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो गन बुलेट के ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई करेगी, बुलेट भी गन के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो गन ने बुलेट के ऊपर जितनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की है, बुलेट भी गन के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स की वजह से गन रिकॉल करती है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती होती है। लेकिन गन की बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की जो स्पीड होती है ना, और बुलेट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की जो स्पीड होती है वो बराबर नहीं होती, क्योंकि बुलेट का मास कम होता है, तो इसकी वजह से बुलेट की स्पीड ज्यादा होती है। गन का मास काफी ज्यादा होता है, और साथ में जिसने गन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जोर से टाइटली पकड़ा हुआ है ना, तो उस पर्सन की बॉडी का मास भी गन के मास के अंदर ऐड हो जाता होता है, क्योंकि जब दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर होती हैं तो वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती होती हैं। तो इसलिए गन का मास ज्यादा हो जाता होता है। गन प्लस पर्सन जिसने गन को पकड़ा हुआ है उसका मास ज्यादा हो जाता है, तभी गन इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी पे पीछे नहीं जा पाती होती, क्योंकि मास ज्यादा होता है। तो ऐसे बैकवर्ड जर्क लगता होता है, ऐसे झटका लगता होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए ये भी बोलती होती है कि गन से फायर करते समय ना गन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना होता है। अगर ऐसे ढीले ढाले हाथों से पकड़ के गन को फायर करेंगे ना, तो गन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हाथ पे चोट लगने के चांसेस होते हैं। तभी गन से जब फायर करना होता है तो गन चाहे छोटे साइज की हो चाहे बड़े साइज की हो, गन को दोनों हाथों से स्ट्रांगली होल्ड करके रखना होता है, ताकि जब गन रिकॉइल करेगी ना तो आप उसके बैकवर्ड मोशन को कंट्रोल कर पाओ। समझ आ गया? दोबारा से, इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर क्या था, बुलेट गन के अंदर थी और बुलेट रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। अरे जब बुलेट गन के अंदर होगी तो गन के अंदर रुकी हुई होगी ना, गन के अंदर वो डांस थोड़ी कर रही होगी।
और गन भी रेस्ट पे थी। अब जब फायर करते हैं तो गन बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन। और न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर गन बुलेट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी तो बुलेट भी गन के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी। गन ने बुलेट पे जो फोर्स अप्लाई करी उसकी वजह से बुलेट आगे की तरफ जाती है। बुलेट ने गन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से गन रिकॉइल करती है। रिकॉइल करने का मतलब गन की जो बैकवर्ड मोशन होता है वो। पर जिस पर्सन ने गन को पकड़ा हुआ है उसका मास और गन का मास कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि जब चीजें आपस में कांटेक्ट के अंदर होती हैं तो वो एक ही बड़े ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती होती हैं। तो इस सिस्टम का मास ज्यादा होता है बुलेट के मास के कंपैरिजन में, तभी बुलेट की फॉरवर्ड वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और गन की जो बैकवर्ड वेलोसिटी होती है वो कम होती है। क्लियर हुआ? तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आंसर में आप ऐसे लिखोगे, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच बुलेट मूव्स फॉरवर्ड। पहले हमने बुलेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। जब गन से आप फायर करते हो बुलेट को तो जो गन है ना वो बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसी फोर्स की वजह से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाती है। बट वी नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें यह पता है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, फोर्स बराबर होती है, इक्वल होती है। सो द बुलेट ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बुलेट भी गन के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। गन बुलेट पे फोर्स अप्लाई करती है, बुलेट गन पे फोर्स अप्लाई करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू विच द गन मूव्स बैकवर्ड्स। और उसी फोर्स की वजह से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती होती है। दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉलिंग ऑफ गन। और गन की ये जो बैकवर्ड मोशन है ना इसी को रिकॉलिंग ऑफ गन बोला जाता है। समझ आया? तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख के आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When the sailor jumps in the forward direction, the boat moves backwards. Explain why. अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सेलर अपनी बोट से जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करता होता है तो बोट क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। देखो, सेलर ने जंप लगाई तो उसकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तो ठीक है, लेकिन जो ये जो बोट है, बोट क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, इसी बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये हो रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है ना कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सेलर ने जब जंप करना है तो जंप करने के लिए सेलर अपने पैरों से ये जो नीचे वाली बोट है ना इसे पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आगे की तरफ ऐसे जंप करने के लिए ना हम अपने पैरों से नीचे वाले सरफेस को पुश करते होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सेलर जंप करने के लिए क्या करेगा, नीचे वाले सरफेस को, मतलब नीचे तो इनके बोट ही है, तो बोट को पुश करेगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर सेलर बोट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो बोट भी सेलर की बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेलर ने बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जिसकी वजह से बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से बोट भी सेलर की बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स की वजह से सेलर की बॉडी आगे की तरफ जंप कर पाती है। समझ आ गया? यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक है फोर्स ऑफ एक्शन, एक है फोर्स ऑफ रिएक्शन। सेलर ने बोट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि जंप करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करने के लिए पर्सन को अपने पैरों से नीचे वाले सरफेस को पुश करना पड़ता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बोट पे जो फोर्स लगी ना बैकवर्ड डायरेक्शन में वो है फोर्स ऑफ एक्शन। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बोट भी सेलर की बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोट ने सेलर की बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन, और उसी फोर्स की वजह से सेलर की बॉडी आगे की तरफ जंप कर पाती है। समझ आ गया? बस इसी बात को आपने लिख देना है। तो आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे, इनिशियली द सेलर एंड द बोट बोथ आर एट रेस्ट।
स्टार्टिंग के अंदर तो सेलर और बोट दोनों की बॉडी रेस्ट पे है, जीरो स्पीड पे है। टू जंप फॉरवर्ड द सेलर पुशेस द बोट बैकवर्ड्स ड्यू टू विच बोट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करने के लिए सेलर को बोट को पुश करना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये देखो डायग्राम में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करने के लिए सेलर को इस बोट को पुश करना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब भी हमने आगे की तरफ जंप करना होता है ना, तो हमें नीचे वाले सरफेस को अपने पैरों से पुश करना पड़ता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये क्लियर हो गया। टू जंप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करने के लिए सेलर को पुश करना पड़ेगा बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसी वजह से जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती होती है। बट वी नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो द बोट ऑल्सो पुशेज द सेलर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर सेलर बोट को पुश करेगा तो बोट भी सेलर की बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ड्यू टू विच सेलर इज एबल टू जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बोट ने सेलर की बॉडी के ऊपर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया ना, उस फोर्स की वजह से सेलर की बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जंप कर पाती है। क्लियर हुआ?